सोचिए, एक नॉर्मल सी छुट्टी वाली फ्लाइट कैसे एक पूरे देश के लिए राष्ट्रीय संकट बन सकती है। आज हम लुफ्थांसा फ्लाइट 18-1 के अपहरण की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी घटना जो पश्चिम जर्मनी के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक का एक निर्णायक मोड़ बनी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1977 और पश्चिम जर्मनी वो एक तरह से खुद से ही जंग लड़ रहा था। ऊपर से तो सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा डर और अविश्वास पनप रहा था। ये हाईजैकिंग कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत ही खूनी दौर का, जिसे जर्मन ऑटम कहते हैं, उसका क्लाइमैक्स था। एक ऐसा दौर जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। तो ये जर्मन ऑटम था क्या? देखिए, ये वो दौर था जब एक वामपंथी आतंकवादी गुट, रेड आर्मी फैक्शन या कहें आरएएफ, ने पूरे देश में दहशत फैला रखी थी। उनका मानना था कि पश्चिम जर्मनी की पूंजीवादी सरकार नाजी अतीत का ही एक नया चेहरा है और उनका मकसद था इस सिस्टम को हिंसा के जरिए उखाड़ फेंकना। इस हाईजैकिंग से ठीक पहले आरएएफ ने आतंक की हदें पार कर दी थी। उन्होंने देश के फेडरल प्रोसिक्यूटर सिगफ्रीड बुबैक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ड्रेजनर बैंक के चेयरमैन योर्गन पोंटो को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया। और तो और देश के एक बड़े उद्योगपति हांस मार्टिन श्लायर को किडनैप कर लिया। मतलब पूरे देश में एक डर का माहौल था। और इसी डर और दहशत के माहौल में 13 अक्टूबर 1977 को यह आतंक जमीन से उठकर आसमान में पहुंच गया। लुफ्थांसा की फ्लाइट 181, जिसे लैंडशार्ट भी कहते हैं, अब आरएएफ की इस लड़ाई का अगला मैदान बनने वाली थी। जरा सोचिए, 91 लोग, यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर ये फ्लाइट स्पेन के मेलोर्का से फ्रैंकफर्ट जा रही थी। इनमें से ज्यादातर तो अपनी छुट्टियां मनाकर बस घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी फ्लाइट एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाली है। फ्लाइट को उड़े हुए बस आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक 4 लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में पिस्तौलें, हथगोले। ये लोग थे आरएएफ के साथी, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी पीएफपीएल के सदस्य, और उनका लीडर था कैप्टन महमूद। कॉकपिट पर कब्जा करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। और यहीं से शुरू हुआ 5 दिनों का एक ऐसा ड्रामा जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। वो विमान अब एक उड़ता हुआ जेल बन चुका था और उसकी दर्दनाक यात्रा पर सबकी नजरें टिकी थी। अपहरणकर्ताओं की मांगे एकदम साफ थीं। उन्हें चाहिए थे जर्मन जेलों में बंद आरएएफ के 11 खूंखार आतंकवादी बाहर, साथ ही तुर्की में कैद उनके 2 फिलिस्तीनी साथी और $15 मिलियन की फिरौती। धमकी सीधी थी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो विमान में मौजूद हर एक इंसान को मार दिया जाएगा। इसके बाद जो शुरू हुआ वो 10,000 किलोमीटर का एक डरावना सफर था। रोम से फ्यूल भरवाने के बाद प्लेन एक देश से दूसरे देश भटक रहा था, साइप्रस, बहरेन, दुबई। लेकिन कोई भी देश इस उड़ते हुए आतंक को अपनी जमीन पर पनाह देने को तैयार नहीं था और हर गुजरते घंटे के साथ बंधकों की हालत बिगड़ती जा रही थी। दक्षिण यमन के अदन में हालात बद से बदतर हो गए। कैप्टन यर्गन शुमान को प्लेन के लैंडिंग गियर की जांच करने के लिए नीचे भेजा गया। उन्होंने यमन के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वापस प्लेन में चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द यही थे, और हुआ भी वही। जैसे ही वो वापस प्लेन में आए, अपहरणकर्ताओं के लीडर महमूद ने सभी यात्रियों के सामने उन्हें गोली मार दी। कैप्टन शुमान की हत्या ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब ये सिर्फ बंधकों को बचाने का मिशन नहीं था, नहीं, अब ये पश्चिम जर्मनी की साख का सवाल बन गया था और अब उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। तो सवाल ये था, क्या सरकार एक बार फिर आतंकवादियों के आगे झुकेगी? 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स का वो भयानक मंजर वो अभी भी सबके जहन में ताजा था, जब एक नाकाम रेस्क्यू ऑपरेशन त्रासदी में बदल गया था। इस बार कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन सरकार ने 1972 की म्यूनिक त्रासदी से सबक सीख लिया था। चांसलर हेलमुट श्मिट ने एक बहुत ही कठोर और साफ फैसला लिया। इस बार कोई समझौता नहीं होगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पश्चिम जर्मनी आतंकवाद के आगे घुटने नहीं टेकेगा। तो प्लान क्या था? प्लान था डबल गेम। दुनिया के सामने बातचीत का नाटक चलता रहा ताकि हाईजैकर्स को लगे कि उनकी मांगें मानी जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार सिर्फ समय हासिल कर रही थी ताकि उनकी एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट JST-9 को एक्शन के लिए तैयार किया जा सके। अपहरणकर्ताओं को किसी तरह बहला फुसलाकर प्लेन को सोमालिया के मोगादिशु में लैंड करवाया गया और यहीं पर
इतिहास के सबसे डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया जाना था। कोड नेम ऑपरेशन फायर मैजिक। ऑपरेशन की प्लानिंग कमाल की थी। रात के अंधेरे में सोमाली सैनिकों ने रनवे से थोड़ी दूर एक बड़ी आग जलाई, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। इस बीच GSG-9 के कमांडोज बिल्कुल चुपचाप प्लेन के नीचे पहुंच गए। फिर ब्रिटिश SAS एक्सपर्ट्स की मदद से स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ, जिनकी तेज रोशनी और धमाके ने अंदर बैठे आतंकवादियों को कुछ पलों के लिए अंधा बहरा कर दिया। और बस यही वो मौका था जब कमांडोज प्लेन में घुस गए। और जानते हैं ये पूरा ऑपरेशन कितनी देर चला? सिर्फ 7 मिनट। जी हां, सिर्फ 7 मिनट में GSG-9 ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया था। और नतीजा शानदार, सभी 86 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 3 आतंकवादी मारे गए और एक महिला आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। 5 दिनों से चला आ रहा वो आतंक आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मोगादिशु में मिली इस जीत की खबर जैसे ही जर्मनी पहुंची, कहानी ने एक और बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। इस रेस्क्यू के नतीजे बहुत विनाशकारी साबित हुए। जैसे ही जेल में बंद RAF के टॉप लीडर्स आंद्रेयास बार्डर, गुड्रून एंसेलिन और यान कार्ल रास्प को पता चला कि हाईजैकिंग फेल हो गई है, उन्हें समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, और उन्होंने जेल में ही आत्महत्या कर ली। और इस खबर के जवाब में बदले की आग में जल रहे RAF के किडनैपर्स ने हांस मार्टिन श्लायर की हत्या कर दी और उनकी बॉडी को फेंक दिया। इस एक घटना ने जर्मन ऑटम का अंत कर दिया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिम जर्मनी अब आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा, और इसने GSG-9 को रातों रात दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिज्म फोर्स में से एक बना दिया। तो लैंडशेट हाईजैकिंग सिर्फ एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें कड़े फैसलों और उनकी बड़ी और कभी-कभी क्रूर कीमतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सवाल आज भी यही है कि अपने सिद्धांतों पर डटे रहने के लिए एक देश को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है।